हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को फेसबुक पेज न्यूरोथेरेपी अमृतसर पे 4:30 बजे से 5 बजे तक लाइव का जो हमने कार्यक्रम रखा हुआ था, उसी कार्यक्रम के तहत आज हम जिस विषय को न्यूरोथेरेपी के विषय को लेके आपके सामने हाजिर हैं वो है फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी। आपने अगर मेरा पहला जो सेशन था वो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि न्यूरोथेरेपी क्या है और न्यूरोथेरेपी कब से है और इसमें मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो कैसा है, इसमें हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट शेड्यूल्ड के साथ करते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। ये कुछ बातें थी जो हमने अपने पिछले वाले लाइव सेशन में की थी, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पिछली बार काफ़ी क्वेरीज़ थी और कुछ बातें थी, तो उन्हीं क्वेरीज़ और उन्हीं बातों को लेके हम यही सेशन आगे बढ़ाएंगे। और जिसमें आज का टॉपिक था जो स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो स्टूडेंट इस वक्त किसी वजह से क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं कर रहे, तो ये सेशन उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो जनरल पब्लिक के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, ताकि कल को जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे, क्वेश्चनिंग होगी उनसे, तो वो सब इन क्वेश्चन के बारे में जानते हों और उनके प्रॉपर आंसरिंग जानते हों कि न्यूरोथेरेपी के ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं, मतलब विशेषताएं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हमें बाकी दुनिया से अलग करती हैं, जो बाकी थेरेपी से अलग करती हैं, जिस पर हम एडवांसमेंट में लेते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ डायग्नोज में ऐसे टूल्स या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के शेड्यूल्ड बना सकते हैं जिससे हम दूसरी थेरेपीज़ के कंपैरेटिवली रिजल्ट जो है न्यूरोथेरेपी में ज़्यादा बेटरली, ज़्यादा स्पीडली ले सकते हैं। तो थैंक यू, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, रजनी जी हैं, राम भारती जी, माही है, शिमांशु शर्मा जी है, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और जो बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं, मैं स्पेशली चाहता हूं कि वो बच्चे ज़रूर इस लाइव सेशन के साथ जुड़ें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी ले सकें। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली फ़ीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शेड्यूल्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में हमने जैसे आपको बताया था कि हमारा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हम सर्टन प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे, जिनको हम सर्टन प्रेशर समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड से लेके 6 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड तक कुछ पूरी बॉडी पे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्टिवेट करते हैं। उनसे हम केमिकल और हार्मोन की जो भी सेक्रेशन जितनी चाहिए उतनी हम क्रिएट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलती है। ये था हमारा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, हम करते कैसे हैं, अगर किसी को समझाना है तो हम करते कैसे हैं। दूसरा है हमारे कुछ अजम्पशंस हैं। हर एक थेरेपी, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, हर एक थेरेपी अपने अपने सिद्धांत पे चलती है। हर एक थेरेपी का कुछ अपना सिद्धांत होता है, आपको पता ही है। जैसे आयुर्वेदा वाता पिता कफ पे करती है, ऐसे ही होम्योपैथी का अपना है सिद्धांत। न्यूरोथेरेपी बेसिकली जिससे काम करती है, जिससे हम पेशेंट जब आता है हमारे पास तो हमारे लिए डायग्नोज टूल, वो एक्सरे, वो एमआरआई, वो सब बात की बातें हैं। हम बैठते ही पेशेंट को किस ढंग से, किस एंगल से डायग्नोज करना शुरू करते हैं, वो हमारे जो बेसिक सिद्धांत हैं, बेसिक टूल्स ऑफ ट्रीटमेंट, शेड्यूल्ड ऑफ ट्रीटमेंट बनाने के हैं। उनमें सबसे पहले है हम पेशेंट का सबसे पहले जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसके पेट के बारे में हिस्ट्री लेते हैं। तो पेट के बारे में जैसे हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेट का कैसा बर्ताव है, इसमें अब ये नहीं आता कि ज़रूरी है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड ही हो। जहाँ पेशेंट लूज मोशन ही हो तो उसी को हम पेट की गड़बड़ मानेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने बताया, पेट की गड़बड़ का मतलब होता है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी, जिसमें हम इस निचोड़ पे आ जाएं कि वेदर पेशेंट हैव यूडीएफ। अब यूडीएफ यहाँ क्या है? अनडाइजेशन फूड पार्टिकल। तो कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर पेशेंट जो है वो अनडाइजेस्ट तो नहीं रख रहा, तो अब इस केस में आपके पास क्वेश्चनिंग बहुत बन सकती है। तो लेकिन हमने इन द एंड ऑफ इस पॉइंट पे हमने येस और नो पे आना है कि वेदर पेशेंट हैव यूडीएफ, कि यूडीएफ उसको है तो नहीं, ये अनडाइजेशन उसको है तो नहीं। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार आप उसको कब्जी के बारे में ही पूछें कि आपको कॉन्स्टिपेटेड है, आपको लूज मोशन तो नहीं रहते, पेट में गैस तो नहीं बनती। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन और हैं जिनमें हम जान सकते हैं कि पेशेंट को यूडीएफ तो नहीं है। तो ये हमारा सबसे बेसिक टूल है जिसमें हम नाभि की प्लेसमेंट ज़रूर चेक करते हैं।
जैसे मैंने पिछली पॉइंट्स में आपको बताया था कि पेट में हमारे कुछ पेन्स पॉइंट हैं जिनको हम चेक करते हैं, और ये लगभग हर थेरेपीज़ में है। मतलब ये एलोपैथी वाले हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे कुछ है, तो जो पेट को दबा के चेक करते हैं वही डायग्नोजिंग टूल हमारे पास भी है। तो हम एक बार पेशेंट के फर्स्ट डे विज़िट पे ये पेन पॉइंट ज़रूर चेक करें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड जो है आपको पता ही है कि अब इसको चेक करने के बाद हम अपना न्यूरोथेरेपी में एसिड अल्कली, जैसे अब सबको पता ही है हमारी लेफ़्ट साइड पे एसिड और राइट साइड पे अल्कली, जो हमें न्यूरोथेरेपी के बिहाफ पे पता है। तो एसिड अल्कली लेवल, एसिड अल्कली बैलेंस हमने ज़रूर चेक करना है पेशेंट का। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसका एसिड अल्कली लेवल, एसिड अल्कली बैलेंस हमने ज़रूर चेक करना है। उससे हमें पेशेंट की डायग्नोज में बहुत सहायता हो जाती है। तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वेदर पेशेंट कीप इन एसिड कैटेगरी में हमने रखना है, जहाँ उसको हमने अल्कली कैटेगरी में रखना है। हाँ गुरुजी प्रणाम, अजय गांधी जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी गाइडलाइन ही है बस। तो पेट का जैसे मैंने बता दिया एसिड अल्कली लेवल पे हमने उसको कैटेगराइज कर लेना है, तो हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट बनाना बहुत इजी हो जाता है कि अगर हमने पेशेंट को वाकया ही किसी कैटेगरी में फॉलो अप कर लिया है। ऐसे ही हमें जेनेटिक क्वेश्चन ज़रूर ले लेने हैं। हमारे पास जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है वो भी बाय जीन्स हमें मिल रही हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ का पता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेशल चाइल्ड्स आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो हमें जीन रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज़ है हम वो चेक करके उसका अगर ट्रीटमेंट शेड्यूल बनाएंगे तो बहुत ईजी होगा, बहुत ही क्विकली रिजल्ट आएंगे। ये मैं सिर्फ ऐसे बात नहीं कर रहा, हमारे पिछले 20 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगी अगर आपने जीन हिस्ट्री भी ले ली। क्यों? क्योंकि न्यूरोथेरेपी जेनेटिक डिजीज़ पे बहुत ही बढ़िया काम करती है। जिन चीज़ों में अभी हम सोचते हैं, आप काफ़ी लोग जो पुराने हैं, जैसे गुरुजी साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही कुछ और सीनियर्स लोग भी जहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप सबको पता ही है कि हम जीन मॉडिफाइड ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही जीन्स में मॉडिफिकेशन के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। मंगोल बच्चों में हमने बहुत बढ़िया रिजल्ट इस केस में देखे हुए हैं, तो इसलिए ये हमने चेक करना है। और लास्ट में बच जाता है अगर सडन ऑनसेट ऑफ ट्रॉमा और एक्सीडेंटल कुछ ऐसा है, तो इन चीज़ों में हमने ये हमारी चौथी चीज़ है जो डायग्नोस टूलिंग है, उसमें ये चीज़ें चेक करनी है। अगर इस 4 बिहाफ पे आप किसी भी पेशेंट को फर्स्ट डे विजिट पे ही आप इन चारों कैटेगराइज में करके अगर पेशेंट को डायग्नोज शुरू करेंगे, तो आपको एक तो बीमारी फाइंड करनी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, और दूसरा अगर आपको बीमारी अच्छे तरीके से उसका बेस कॉज मिल जाएगा तो उसको ट्रीट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। रिजल्ट तो विद ए सडन मैं कह सकता हूँ कि 1, 2, 4 सिटिंग में ही पेशेंट को बहुत ही बढ़िया रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, इवन इन द क्रॉनिक केसेस में। तो ये मैंने पिछली बार भी बताई थी, तो एक बार हमारा रिव्यू हो जाता है। अब हमारा आता है कि फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी। ये तो हमारे टूल्स हो जाते हैं जिनके कैटेगराइज पे हम चलते हैं, लेकिन ऐसी कुछ विशेषताएं भी हैं हमारे पास हैं जो बाकी थेरेपीज़ भी करती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई थेरेपीज़ नहीं करती, लेकिन हमारी इस चीज़ पे बहुत पकड़ है। अगर इस बिहाफ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, इस बिहाफ पे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो रिजल्ट के जो हमारा शेड्यूल्ड है जहाँ जो रिजल्ट की स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी, कि जैसे ये मेडिकल साइंस है, हम उसको यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खोज हमारी है, ये मेडिकल साइंस ही है। मेडिकल साइंस ने ही ये बताया हुआ है हमें कि बॉडी में काफ़ी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में एक जगह पे ना मिलके 2 जगह पे मिलते हैं। ये कुदरत का ऐसा खेल है कि अगर किसी भी वजह से आपका कोई मेजर ऑर्गन कोलैप्स कर जाता है, किसी भी कारण आपका कोई भी मेजर ऑर्गन कोलैप्स कर जाता है जहाँ वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, ये नहीं कह रहा कि वो 100% कोलैप्स करेगा, लेकिन वो प्रॉपर जितना उसको एफिशिएंटली काम करना चाहिए उतना एफिशिएंटली शायद वो काम नहीं कर पा रहा, तो वही केमिकल हमें बॉडी के किसी और ऑर्गन से, किसी और जगह से भी मिलता है। ये बात अलग है कि वो उस पोटेंसी पे या उस क्वांटिटी पे नहीं मिलता, लेकिन उतना मिलता है कि बॉडी उसके साथ अपना सर्वाइवल कर सकती है जब तक उसका मेन ऑर्गन सही ना हो जाए। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने पिछली बार भी शायद आपको बताई थी, एक बार रिव्यू कर देते हैं। वो डोपामीन है। जैसा हमें पता है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं, तो उनमें जो हमें डोपामीन की सेक्रीशंस मिलती हैं, जिससे आपको पता ही है हमारे जितने वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो सारे वो केमिकल्स देखते हैं। लेकिन किसी वजह से, किसी भी कारण वजह से, बाय एज हो सकता है, जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, ट्रॉमा केसेस हो सकते हैं, चोट लगने की वजह से हो सकता है, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से डोपामीन की हमें बॉडी में डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है।
अब इस केस में बाहर से सिंथेसाइज केमिकल या सिंथेसाइज डोपामीन बॉडी में भेजना, किस ढंग से वो उसने जाना है, कितना ऑब्जॉर्व होना है, कितना उसने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना है, ये बहस का विषय हो सकते हैं। लेकिन अगर यही केमिकल हमें बॉडी में ही ब्रेन के अलावा किसी और जगह पे बोलता है तो वो पेट के इंटेस्टाइन पार्ट्स हैं जिनको हम इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। तो न्यूरोथेरेपी, जैसे मैं पहले बोल रहा है, हमारा पेट पे बहुत ही अच्छा पकड़ होने की वजह से जैसे ही हम पेट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, अब इन केस में आप चेक कर लेना, उस पेशेंट को यूडीएफ वगैरह की शिकायत भी ज़रूर रहती है। जैसे ही उन पेशेंट के हम पेट पे काम करना शुरू कर देते हैं, उनको पेट को कवरिंग स्टेज पे लेना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कि हम कुछ और चीज़ को ठीक करते करते डोपामीन जैसी भयानक केमिकल की जो सक्रीशंस आ चुकी हैं, जो हमें नहीं मिल रहा जितना हमें चाहिए, हम उसको भी कवर करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो इनक्योरेबल कैटेगरी में आई होती हैं, जिनमें पार्किंसन हो सकती है, कोरिया हो सकती है, इन सब में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये सडन ये नहीं है कि सिर्फ मैं करूँगा, जहाँ ये मनदीप सिंह करेगा तो ठीक होगा। ये जो भी न्यूरोथेरेपी सीखा पर्सन है, वो गुरुजी के बताए हुए फार्मूले को अगर यूज़ करेगा तो वो कहीं भी बैठा है, वो यूनिफॉर्मिटी है। मतलब ये नहीं है कि वो केस या वो फार्मूला सिर्फ मुंबई में काम करता है, वही फार्मूला दिल्ली में भी काम करेगा, वही फार्मूला अमृतसर में भी काम करेगा, वही फार्मूला साउथ में भी काम करेगा। तो उन पेशेंट में जैसे ही हम वो फार्मूला देते हैं तो उनमें डोपामीन जैसी कमी भी कवर होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो पेशेंट भी कवर होने शुरू कर जाते हैं। ऐसे ही आपको मैंने दूसरी एग्जांपल है एरिथ्रोपोइटिन की है, वो किडनी में 85% बनता है, लेकिन 15% लिवर में बनता है। किसी भी कारण की वजह से अगर हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती तो यही केमिकल हमें उस वक्त किडनी से ना मिलके यही केमिकल हम लिवर से ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। उसको आप सबको पता ही है, जो पेशेंट, जो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो तो डायरेक्टली जानते हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो भी समझेगी। मेरी कुछ और वीडियोस इसी न्यूरोथेरेपी अमृतसर पेज पे पड़ी हुई हैं, जिसमें मैंने 1 पॉइंट लिवर का ट्रीटमेंट बताया है। तो अगर हम 1 पॉइंट लिवर ट्रीटमेंट देते हैं तो यही कमी का जो किडनी की वजह से आ रही थी, लिवर उसको बैकअप करना शुरू कर देता है। तो जो HB RBC कमी की वजह से जो HB बिल्कुल लोअर जाना चाहिए था, वो इतना लोअर नहीं जाता कि उसको बाहर से खून चढ़ाना पड़ जाए। तो वो लिवर ही काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करके रख सकते हैं तब तक, जब तक किडनी वापस प्रॉपर ढंग से अपना काम नहीं करना शुरू कर देती। ऐसे ही हेपारिन है, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं सबको पता ही है। 85% ये हमारे लंग्स में होता है और 15% बॉडी के आल जो सेल्स हैं उनमें से मिलता है। और जैसे ही मैंने आपको बताया हमारे पास ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है, जैसे ही हम उसको देते हैं, फार्मूलेशन को यूज़ करते हैं, तो वो जो बाकी हमारे पास 15% है उसको ज़्यादा बेटरली यूटिलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि बॉडी में अगर सर्टन क्लॉट्स बन रहे हैं, जहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ये एक अलग से हमारे पास फ़ीचर है। ये फ़ीचर न्यूरोथेरेपी में ही है कि अगर हम मेन ऑर्गन या मेन कोई भी कोलैप्स सिस्टम करता है, उसका रिप्रेजेंटेड जो दूसरा पार्ट है, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट करके तब तक उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक हम मेन ऑर्गन को ठीक नहीं कर पाते। तो ये एक यूनिक फ़ीचर है हमारे पास, है हमारा, इस पे बहुत अच्छा काम है मेडिकली साइंस की खोज। लेकिन उसी मेडिकली साइंस की खोज के लिए हम न्यूरोथेरेपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी एक यूनिक फ़ीचर है। ऐसे ही हमारा दूसरा यूनिक फ़ीचर है कि जो ये भी मेडिकली साइंस हमें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मेडिकली साइंस में हमें ये पता है कि एक काम कर लेता है। जैसे मैंने शायद पिछली वीडियो में भी आप सबको बताया था कि एक ही ऑर्गन कई प्रकार के काम करता है, जिसकी एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज दोनों काम करता है। पेनक्रियाज के आइलेस ऑफ लैंगरेंस में जो बीटा सेल्स हैं उसमें इंसुलिन जो बनती है वो हमारी बढ़ी हुई शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है और शुगर के लेवल को बैलेंस करके रखती है इंसुलिन। लेकिन किसी वजह से अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, पेनक्रियाज में ही किसी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाए, तो हमारा शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये काम किसका है? ये काम भी पेनक्रियाज का ही है। दूसरा काम पेनक्रियाज का क्या है? दूसरा काम पेनक्रियाज का है कि अगर कोई शुगर डाउन भी हो गई है तो ग्लूकागोन की वजह से पेनक्रियाज का ही काम है। किसी वजह से हमने 5 घंटे 5 घंटे 10 घंटे शुगर नहीं लिया, अगर हमारी शुगर लो डाउन जाती है तो उसको मेंटेन करके रखना, ये काम भी किसका? पेनक्रियाज का ही है। पता ही है कि जो एक्सेस ग्रोथ है किसी भी
शिस्ट का, जहाँ फिब्रॉइड का, जहाँ ऐसे कुछ भी जो एक्सेस ग्रोथ हो रही है बॉडी में, उसको जो सोमेटोस्टैटिन रोकता है, तो उसको रिलीजिंग करवा के उसको मेंटेन करके ग्रोथ हार्मोन को बैलेंस करके रखना, वो सब कौन देखता है? पेनक्रियाज देखता है। तो ये सारे काम पेनक्रियाज करता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी का इसी को लेके ये सबसे बड़ा फीचर है कि हम एक सिंगल पेनक्रियाज को अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पॉइंट्स देके उससे अलग अलग काम ले सकते हैं। उसी पेनक्रियाज को अगर हम 4 बार एक्टिवेट करेंगे तो हम ग्लूकागोन ले सकते हैं, जिससे हमारी अगर लो हुई शुगर को हम बैलेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वही पेनक्रियाज हमें शुगर बढ़ाने के लिए काम आता है। और यही पेनक्रियाज को अगर हम हमारी रिसर्च के मुताबिक, न्यूरोथेरेपी के फीचर के मुताबिक 10 बार एक्टिवेट करते हैं, तो यही पेनक्रियाज हमें इंसुलिन सेक्रेशन देता है, जिससे हम बढ़ी हुई शुगर वाले पेशेंट को ठीक करते हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या है कि यही पेनक्रियाज को अगर हम 2 बार एक्टिवेट करते हैं तो यही हमें सोमेटोस्टैटिन देता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस ग्रोथ हो रही है बॉडी में, किसी भी पार्ट्स पे शिस्ट बन रहे हैं या कुछ और है, तो उसको कंट्रोल करता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि हम सिंगल ऑर्गन से मल्टीपल काम लेते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ पॉइंट्स। और ये एक्टिवेशन ऑफ पॉइंट्स जो है हमारे पास, ये न्यूरोथेरेपी की एक अलग से फीचर्स है। ये बहुत ही बढ़िया यूनिक फीचर्स है हमारा, जिस पे हम एक ही सिंगल ऑर्गन को, ऐसा सिर्फ पेनक्रियाज के साथ नहीं, ऐसा हमारा ब्रेन के जो मेडुलास पार्ट हैं उस पर भी हमें पता है कि हम उसको एक्टिवेट करके अलग अलग केमिकल अलग अलग समय पे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक सेकंड हमारा बहुत ही बढ़िया यूनिक फीचर है न्यूरोथेरेपी का, जिसके विषय पे मैं आपको बता रहा था। तीसरा है, हम न्यूरोथेरेपी का ये यूनिक फीचर है कि कोई भी डिज़ीज़ हो तो हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट में बिलीव नहीं करते। तो ये न्यूरोथेरेपी का एक यूनिक फीचर है। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। तो ये हमारी खासियत है कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आया है तो हम सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट ना करें। तो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना तो बहुत ईजी है, लेकिन हमने क्या करना है, उस सिम्टम के पीछे उसका कॉज पे जाना है। और जैसे ही हम कॉज पे जाएंगे, हमें किसी ऑर्गन के बारे में पता चलेगा जो माल फंक्शनिंग कर रहा है, जहाँ किसी सिस्टम के बारे में पता चलेगा माल फंक्शनिंग के बारे में। जैसे ही हम उसकी वो माल फंक्शनिंग दूर करेंगे, आप देखोगे सिर्फ अकेला वो सिम्टम ठीक नहीं हुआ, उसके साथ साथ कोरिलेशन कई ऐसे सिम्टम थे जो पेशेंट हमें बता भी नहीं रहा था, लेकिन ठीक होने के बाद आपको बताएगा कि कुछ ऐसे पेशेंट मेरे सिम्टम भी थे, लेकिन ये ज़्यादा था मुझे, इसलिए मैं ये बता रहा था, लेकिन ये तो अपने आप ही ठीक हो गया सर जब से शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमने कॉज में जाके उसकी जो माल फंक्शनिंग थी वो ठीक की। हमने किसी भी ऑर्गन की चेक किया, हमने किसी भी सिस्टम को चेक किया। जैसे ही हमने उसको चेक किया तो हमारे पास उसका कॉज मिला। जैसे ही हमें कॉज मिला, हमने कॉज के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया, और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट किया वो सारे का सारा चीज़ कवर होगी। इसकी मैं आपको छोटी छोटी कुछ उदाहरणें दे सकता हूँ, हम पेशेंट को भी गाइड कर सकते हैं। जैसे ऑन द सडन ऑफसेट आपके पास एक हेडेक का पेशेंट आया, तो दिस इज ए सिम्टम। हमारे पास एक सिम्टम आया था कि पेशेंट हेडेक है। अब उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारी बड़ी कैटेगराइज में कर सकते हैं, लेकिन उसको सिम्टोमेटिकली पेशेंट को उसको ज़्यादातर कैटेगरी में एक सेम सिंगल पेन किलर जैसी मेडिसिन हमने यूज़ कर ली, या किसी ने भी किसी पैथी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऑन द सडन ऑफ की सेम मेडिसिन पेन किलर जैसी उसको यूज़ करने के लिए कह दी जाती है। अब वो नेक्स्ट डे अपने पास फिर वापस आ रहा है, हेडेक तो ठीक है, लेकिन अब पेट कॉन्स्टिपेटेड हो गया। अब सिम्टम है, अब सिम्टम के लिए आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने डोलकोलेक्स कुछ भी है, एनीथिंग लैक्सेटिव यूज़ किए। अब कॉन्स्टिपेशन ठीक है, लेकिन लूज मोशन हो गए। अब पेशेंट फिर वापस है कि अब तो सर कॉन्स्टिपेशन तो ठीक है, अब तो मैं लूज मोशन हूँ। अब आपने लूज मोशन के लिए शुरू कर दिया। अब आपने उसने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जहाँ कोई भी यूज़ कर लिए। अब ये सारा कोई यूज़ करके अब क्या हुआ, अब पेट में गैस होनी शुरू हो गई जी। तो आपके पास एक सिंगल पेशेंट अलग अलग सिम्टम के साथ आ रहा है, और लेकिन हमारे पास न्यूरोथेरेपी में आने की उससे क्या है, हमने जैसे ही उसके पेन पॉइंट चेक किए, जैसे ही उससे क्वेश्चनिंग की, तो 90% तो हमें डायग्नोज वहीं से मिल गया कि पेशेंट हैज़ ए UDF, पेशेंट को अनडाइजेशन है, जिसकी वजह से ये सारा सर्कल घूम रहा है। कभी वो कॉन्स्टिपेटेड होगा, कभी वो लूज मोशन होगा, उसको गैस बन सकती है, उसको डायरिया हो सकता है, उसको नोजिया फीलिंग रह सकती है, उसको हेडेक रह सकती है, हैवीनेस ऑफ ब्रेन रह सकती है, मन नहीं लग सकता, थकावट हो सकती है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो लेकिन कॉज वहाँ क्या होगा, कॉज वहाँ UDF का ही होगा। तो जैसे ही हमने अपने UDF के शेड्यूलिंग सही की,
पेशेंट को सही गाइड किया, भोजन के साथ पानी नहीं लेना, भोजन करते वक्त टीवी नहीं देखना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उसको प्रिकॉशनरी बताई हैं, और कुछ साथ में अपना न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट शुरू किए। तो उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि उसकी वो सब चीज़ें अपने आप ही ठीक हो गई। तो सर मैं आया तो हेडेक के लिए था, लेकिन मुझे एसिडिटी रहती थी, वो भी ठीक हो गई। तो ये आपकी यूनिकनेस है। तो ये आपका एक यूनिक फीचर है कि आपने पेशेंट की सिर्फ सिम्टम नहीं ठीक किया, और दूसरा सिर्फ सिंगल सिम्टम नहीं ठीक किया, उल्टा आपने उसको कॉज जैसे ठीक किया, उसके सो मैनी थिंग्स से, सो मैनी ऐसे सिम्टम थे जो उसने कंप्लेन ही नहीं की थी, लेकिन वो भी आपने कवर कर दिए। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके पास था। ऐसे ही सेम सेकंड कैटेगरी में आपके पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम जैसे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है जी, हड्डियों में ये प्रॉब्लम है जी, वो प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर साहब ने कैल्शियम भी रिकमेंड कर दिया जी, साथ में कोल कैल्सीफेरोल भी दे रहे हैं, D3 सैशे शुरू किए हुए हैं जी, साथ में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सन ले रहे हैं जी, दूध भी ले रहे हैं, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम अभी तक हुई कवर नहीं हो रही। और उस केस में होना क्या शुरू हो जाता है? उस केस में हो क्या रहा है? उस केस में हो क्या रहा है कि कैल्शियम की कमी की वजह से अब बाहर से कैल्शियम इनटेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम वहीं खड़ी थी। कैल्शियम का इनटेक तो हमने बढ़ा दिया, जैसे ही हमने कैल्शियम का इनटेक बढ़ा दिया है, उससे हुआ क्या कि वैसे ही एक्सक्रीशन भी वैसे ही बढ़ रही है कैल्शियम की। तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ने से जो इनटेक बढ़ी थी वो फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं दे पा रही। और जैसे ही हमने क्वेश्चनिंग करनी शुरू की थी इसकी, तो हमें तो पता चल गया था, क्वेश्चनिंग के दौरान ही पता चल गया कि पेशेंट हैज़ ए UDF। और जैसे ही हमने उसके UDF के लिए, उसके इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन के लिए उसके इंटेस्टाइन पे काम करना शुरू किया, उसके स्टमक पे काम करना शुरू किया, तो हुआ क्या? अब बाहर से एक्स्ट्रा कैल्शियम ना लेके जो फूड के साथ नेचुरल कैल्शियम जा रहा था, वो उससे ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही हमने, और हमारे लिए वो था क्या? हमारे लिए वो बेसिकली डायग्नोज था कि अगर हम भी उसी ढंग से सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो शायद पेशेंट को उसमें बढ़िया रिजल्ट नहीं आता जितना बढ़िया जैसे ही हमने उसका कॉज ढूंढा। कॉज ढूंढने के बाद जैसे ही हमने ट्रीटमेंट किया तो हमारे पास उसका रिजल्ट का लेवल बहुत बढ़ गया। ऐसे ही मैं बहुत अनगिनत एग्जाम्पल है, बहुत लंबा हो सकता है। ऐसे विटामिन डेफिशिएंसी होती है, आपको पता है विटामिन K कहाँ जाके ऑब्जॉर्व होगा, विटामिन B अगर ऑब्जॉर्व होना है तो ऊपर इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। बहुत से ऐसे कॉज हैं जो आपको 90% आप जैसे घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण पेट का अपसेटिंग था। अब वही बार बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि पेट की अपसेटिंग का मतलब कब्ज होना ही नहीं होता, पेट का ख़राब होने का मतलब लूज़ मोशन होना ही नहीं होता, पेट के ख़राब होने का मतलब हर वक्त एसिडिटी गैस रहना ही नहीं होता। लेकिन ये आपको क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, आपको पेन पॉइंट चेक करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको अनडाइजेशन कैसे चेक करनी है। तो पेशेंट के पास हमें जैसे पता चलता है कि अनडाइजेशन है तो हम उसको जैसे अनडाइजेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट शेड्यूल्ड बनाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें उसी के साथ मिल जाएगा। और ये जो है ये आपकी यूनिकनेस है। तो ये आपकी यूनिकनेस ऑफ न्यूरोथेरेपी है, तो ये बाकी जगह पे नहीं मिलेगी। सिम्टोमेटिकली हमने कभी ट्रीटमेंट नहीं करना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी पेशेंट आए आप उसको टोटली डायग्नोज करें, ना कि सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट का शेड्यूल्ड बना दें। और जो सबसे बड़े ये मैंने आपको रिव्यू कर लिया, 3 से 4 हमारे पास जो यूनिक फीचर आ गए। एक होता है हमारा मेडिकली एमरजेंसी। अब 90% लोगों के मन में ये मिथ बना होता है कि ऐसी जितनी भी थेरेपीज़ हैं ना, ये एमरजेंसी में काम नहीं आती जी, ये आप क्रॉनिकली ट्रीटमेंट कराओ जी, तो मेडिकली एमरजेंसी में नहीं। मेडिकली एमरजेंसी तो वही हैंडल कर सकते हैं जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो मेडिकली एमरजेंसी में तो हमने बहुत से ऐसे केसेस हैं। ये आपका एक यूनिक फीचर है। प्लीज़ न्यूरोथेरेपिस्ट जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नोट करें, ये आपका यूनिक फीचर है। आप इन द केस ऑफ एमरजेंसी भी कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उस चीज़ को डिनाई करें कि नहीं मेडिकली एमरजेंसी हम ही हैंडल करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ए फर्स्ट टूल, एज ए फर्स्ट एड आप अपनी न्यूरोथेरेपी को एमरजेंसी केसेस में बहुत ही, जब तक आप प्रॉपर मेडिकली हेल्प नहीं मिलती तब तक आप न्यूरोथेरेपी को मेडिकली एमरजेंसी में भी बहुत यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमने बहुत से केसेस में देखा है। कई केसेस में पैरालिसिस में हमने देखा है कि अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इस पेशेंट को पैरालिसिस के चांसेस बन रहे हैं या इस पेशेंट को पैरालिसिस है, तो हमारा हेपारिन उतना ही काम करता है जितना मेडिकली एमरजेंसी में वहाँ जाके हेपारिन काम करता है। ठीक है, हमारा नेचुरल हेपारिन, हम कोई बाहर से मेडिसिन नहीं दे रहे, कोई हमारे फार्मूलेशन है गुरुजी की इतनी पुरानी, इतने समय की मेहनत से
न्यूरोथेरेपी में जो हमारी फार्मूलेशन है उस पर काम करने से हमें मिलती है। ऐसे ही लो बीपी केसेस में हमने बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है। जैसे ही हमारा जो पॉइंट्स हैं उसको हम जैसे ही यूज़ करते हैं तो लो बीपी में हरी जी, अनीस जी, सरला जी, PK ललोत्रा जी, सो मैनी थैंक्स आप सब लोगों का आपके साथ जुड़ने की वजह से। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है आज का। तो इस सब में जैसे मैंने आपको बताया, लो बीपी में भी जैसे ही आप अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड को एक्टिवेट करने की ट्रीटमेंट शेड्यूल बनाते हैं, वैसे ही आपको क्रोनिक केसेस में और इमरजेंसी केसेस में तो आपको पता ही है कि अगर ट्रॉमा की वजह से, जहाँ लेडीज़ को जब मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग आती है तो एंजियोटेंसिन 2, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, मेडिकली साइंस ही है। तो एंजियोटेंसिन 2 को जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो तो जो हैवी ब्लीडिंग की वजह से बीपी लो हो जाता है, किसी भी वजह से, चाहे वो एक्सीडेंटल है, चाहे वो लेडीज़ को पीरियड की वजह से है, तो जैसे ही आप ट्रीटमेंट देते हो उसमें सडन बीपी राइज़ करता है। तो मेडिकली इमरजेंसी में भी, फूड पॉइजनिंग के केसेस में आपको पता ही है, हमारा एसिटाइल कोलिन वगैरह 15 मेडुला जैसे ही हम देते हैं तो फूड पॉइजनिंग केसेस में, नोजिया के केस में, एज़मा के केस में, अस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, माइग्रेन के केस में, इवन जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं उसके केस में आपको भी पता है, इवन हम बहुत सी थेरेपी से बेटर रिजल्ट उसी वक्त दे देते हैं इन द केस ऑफ स्लिप डिस्क। सो बहुत से ऐसे केस हैं कि आप घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेडिकली इमरजेंसी वाले केसेस में भी आप न्यूरोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेडिकली जो उसका प्रॉपर बनता है उसको शेड्यूलिंग पे ज़रूर भेजना है। ऐसे ही ये हमारा एक बहुत ही प्लस यूनिक फ़ीचर है। साथ में बाकी जो छोटे छोटे हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाता। इजी है, सस्ता है, ये सारे भी हमारे फीचर्स हैं जिसमें हम, ये सस्ता है, विदाउट मेडिसिन यूज़ करते हैं, विदाउट हम किसी औजार के काम करते हैं, सिंपल है, हर कोई सीख सकता है, बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे हमारे फीचर्स हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे फीचर्स आज आपके साथ डिस्कस किए हैं जिन फीचर को आप मेडिकली साइंस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, मेडिकली साइंस के साथ जोड़ के, मेडिकली साइंस के साथ पढ़ के और मेडिकली साइंस के स्टूडेंट के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं कि ये हमारे यूनिक फ़ीचर हैं जिनमें हम बहुत आगे हैं, जिनमें हम न्यूरोथेरेपी के हिसाब से पेशेंट में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेते हैं। और सो आशा है आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको और मॉरल बूस्ट मिला होगा कि हमारी जो न्यूरोथेरेपी है उसमें कैसे ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिनमें हम दूसरी थेरेपी के ना सिर्फ बराबर खड़े हैं, हम उनके आगे भी खड़े हैं। तो आपको प्राउड फील होगा। तो आशा है आप सब इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। कोशिश करेंगे ऐसे ही क्लास वाइज मैं कुछ और न्यूरोथेरेपी के बारे में ढूंढ के लाता रहूं और आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। तब तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट साइलेंट होता हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। और तब तक नेक्स्ट सेशन के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो हम आज का सेशन यहीं वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए ऊपर क्वेश्चन है, मैंने शायद देखी नहीं। नमस्कार 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 जी, वाचिंग जी, मोहित वही जी, सॉरी, शायद मैं कोई प्रणाम जी, हिमांशु शर्मा जी प्रणाम, रजनी जी, राम भारती जी, गांधी सर नमस्कार जी, सुनीता जी नमस्कार, विक्रम जी नमस्कार, गुरप्रीत नमस्कार जी, मोहनलाल जी, सरला जी, अजीम जी, जयप्रकाश जी, ललोत्रा जी, नवनीत करकरा जी, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर अभी भी फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी को लेके आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन आप प्राउड फील करो कि आप ये ऐसी थेरेपी के साथ जुड़े हुए हों कि जिसमें हमारे ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो दुनिया से बहुत हमारे पास यूनिकनेस है। अगर किसी का इस विषय के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए ये सेशन आज का वाइंड अप करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर लाइव नहीं तो मैं बाद में भी आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर कर सकता हूँ।
तो एक बार सब आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने मेरे लाइव सेशन को बहुत ही यादगार बनाया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।